नमस्कार सभी को, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं फर्टिलाइज़र सब्सिडी के बारे में। आपको ये पता ही होगा कि मार्केट के अंदर यूरिया और डीएपी जैसी खाद ये कम भाव में मिलती है। जनरली यूरिया का भाव अगर आप मार्केट में चेक करें तो 300 से या 350 तक मिल जाता है, और वहीं डीएपी की बात करें तो वो 1350 से लेकर 1500 के बीच में मार्केट में उपलब्ध है। लेकिन फर्टिलाइज़र को ये फर्टिलाइज़र्स किसानों को सस्ते दरों पर उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार एक वित्तीय सहायता देती है, जिसे फर्टिलाइज़र सब्सिडी कहते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फर्टिलाइज़र सब्सिडी के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे उर्वरक सब्सिडी यानी फर्टिलाइज़र सब्सिडी क्या है। उर्वरक सब्सिडी यानी फर्टिलाइज़र सब्सिडी वो है कि सरकार उर्वरक कंपनी यानी फर्टिलाइज़र कंपनीज को वित्तीय सहायता देती है, जिससे वो बाजार दाम से कम दाम में किसानों को फर्टिलाइज़र बेच सके, और इससे किसानों की खेती के लिए आवश्यक जो फर्टिलाइज़र है और न्यूट्रिएंट है वो उपलब्ध रहते हैं, और कृषि का उत्पादन बढ़ता है और लागत भी कम आती है। सरल शब्दों में कहें तो सरकार ज़्यादातर जो प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन की जो कीमत होती है उसका 1/3 से ज़्यादा हिस्सा खुद बेयर करती है, मतलब खुद कंपनियों को देती है, और ताकि वो किसानों को कम मूल्य में बाज़ार के अंदर उपलब्ध रहे। अगर हम बात करें तो भारत में सब्सिडी के दो टाइप मतलब उर्वरक सब्सिडी के दो प्रकार है। एक तो है, पहली है यूरिया सब्सिडी। ये टोटल एग्रीकल्चर बजट का सबसे ज़्यादा हिस्सा यूरिया सब्सिडी में जाता है। अगर हम देखे जाए तो यूरिया की सब्सिडी जनरली ज़्यादातर सरकार द्वारा नियंत्रित है, मतलब कि यूरिया के बैग की प्राइस सरकार ही डिसाइड करती है। कोई भी उर्वरक कंपनी उसको अपने हिसाब से अलग अलग प्राइस में बेच नहीं सकती है। जैसे कि और इस सब्सिडी का जो मूल्य होता है वो कैसे निर्धारित किया जाता है, तो ये ज़्यादातर मार्केट के रेट पे मतलब मार्केट के हिसाब से चेंज होता रहता है। जैसे कि इस साल अगर यूरिया का प्रोडक्शन का जो रॉ मटेरियल जो होता है, मूल उत्पादन के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है, को उसकी कॉस्टिंग के हिसाब से सब्सिडी का मूल्य है वो डिसाइड किया जाता है। जैसे निर्यात या उत्पादन में किसी कंपनी ने कितना, एक बैग यूरिया के उत्पादन में किसी कंपनी ने कितनी अपनी पैसा लगाया, और वो बाजार के में जो अगर 300 रुपये में बिक रही है तो बीच का जो डिफरेंस होता है वो सरकार उर्वरक कंपनी को पे करती है। और यूरिया के भाव ज़्यादातर मार्केट के मतलब मार्केट इनसे इम्पोर्ट मार्केट जो इम्पोर्ट रॉ मटेरियल इम्पोर्ट होते हैं उनके उस पर भी बहुत डिपेंड करता है, और बहुत ज़्यादा ही सब्सिडी इस स्कीम के अंदर दी जाती है उर्वरक कंपनीज को। जैसे कि इफ़को है, जीएनएफसी है, जीएसएफसी, जो मेजर यूरिया प्रोडक्शन कंपनीज हैं उनको बहुत हेवी मात्रा में सब्सिडी इसमें दी जाती है इस नियंत्रण। और ये बहुत ज़्यादा ही नियंत्रित फर्टिलाइज़र है यूरिया, ताकि वो किसानों को सरलता से उपलब्ध रह सके। अगर हम दूसरी सब्सिडी स्कीम की बात करें तो उसको बोलते हैं पोषक तत्व आधारित स्कीम, यानी कि न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम। ये योजना 2010 में लागू हुई थी। इस योजना के अंतर्गत अगर देखा जाए तो सरकार किसी भी न्यूट्रिएंट्स के यानी कि बाकी यूरिया के अलावा जो भी फर्टिलाइज़र्स है उनकी प्राइस में कोई अपना नियंत्रण नहीं लगता है। सरकार का इतना है कि वो पर मेट्रिक टन में दिस मच ऑफ अमाउंट सरकार एज एन सब्सिडी प्रोवाइड करेगी कंपनीज को, पर इन फर्टिलाइजर्स का रेट कंपनी खुद ही निर्धारित कर सकती हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही है कि वो संतुलित उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा दे। बट ज़्यादातर आजकल के एग्रीकल्चर के अंदर किसान भाई यही कर रहे हैं कि सस्ते रेट पे यूरिया उपलब्ध है, उसको ज़मीन में यानी कि खेती में यूज़ करने से तुरंत ही जो हमारी खेती के जो क्रॉप्स हैं, हमारे जो पाक है वो हरे हो जाते हैं, तो उनको देख के वो ज़्यादा मात्रा में यूरिया को इस्तेमाल करते हैं। इसकी वजह से आजकल उर्वरकों का असंतुलन हमारी मिट्टी के अंदर देखने को मिलता है, और हमारी सॉइल जो है आजकल कठोर बनती जा रही है, और उनकी जो उत्पादन क्षमता है वो भी कम होती जा रही है। भारत में उर्वरकों की सब्सिडी पर लगभग मोटा मोटा कितना पैसा खर्च होता है, तो वर्ष 2023-24 की अगर हम बात करें तो भारत ने उर्वरक सब्सिडी पर 1.88 लाख करोड़ रुपए का खर्चा किया गया है। इवन जो हमारा 2024-25 का जो बजट आया उसके अंदर 1.64 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है सिर्फ उर्वरक सब्सिडी के लिए। और यूरिया की सब्सिडी में अगर पिछले कुछ सालों से हम देखा जाए तो उनकी सब्सिडी में काफ़ी वृद्धि हुई है।
अगर हम बात करें इन उर्वरक सब्सिडी की चुनौतियों के बारे में, तो सबसे पहले तो एक बहुत बड़ा प्रपोर्शन एग्रीकल्चर बजट का इन उर्वरक की सब्सिडी में जाता है, जिसका ज़्यादातर हिस्सा मतलब सिर्फ सब्सिडी देने में चला जाता है। इस पैसे को हम किसी और एग्रीकल्चर फील्ड की अच्छाई के लिए इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा मेजर शेयर हमारे जो एग्रीकल्चर बजट का पार्ट वो सब्सिडी में ही चला जाता है। इसके अलावा देखें तो कम मात्रा में यूरिया जैसे फर्टिलाइज़र उपलब्ध होने की वजह से किसान भाई ज़्यादातर यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, जिससे असंतुलित मात्रा में उर्वरकों का उपयोग होता है। तो जो हमारा एनपीके का रेशियो है, जो हमारी मिट्टी या हमारी सॉइल के अंदर जो मेंटेन होना चाहिए वो मेंटेन नहीं हो पाता है। इसके अलावा कृत्रिम उर्वरकों पर ज़्यादातर फार्मर निर्भर रह जाते हैं, क्योंकि वो सस्ते दाम में उपलब्ध है मार्केट के अंदर। अब अगर आप एक एग्रीकल्चरिस्ट हैं या एमएससी कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं एक अलग से इन अपार्ट फ्रॉम दिस जो अलग अलग कैंपेन्स चल रही हैं उसके अलावा। तो जैसे कि बहुत सारी कंपनीज ने अभी नैनो यूरिया, नैनो डीएपी और नैनो फर्टिलाइज़र्स लॉन्च किए हैं। ये फर्टिलाइज़र हमारी ज़मीन की फलद्रुपता बढ़ाने के लिए काफ़ी उपयोगी हैं। और एज एन एग्रीकल्चरिस्ट अगर हम बोले तो हम ही जो वो पीढ़ी हैं कि जो हमारे रिसर्च बेस्ड सारी चीज़ों में इन उर्वरकों का प्रयोग करें। हमारे आजू बाजू मिलने वाले किसानों से जिनसे हम प्रतिदिन मिल रहे हैं, या हमारा कोई एग्रीकल्चर सेंटर है, तो हम किसानों को नैनो उर्वरकों के बारे में और बायो फर्टिलाइज़र्स के बारे में भी अत्यधिक जानकारी दें, ताकि किसान अपनी ज़मीन के अंदर और अपने पाक या अपने जो भी क्रॉप है उसके अंदर नैनो फर्टिलाइज़र्स, बायो फर्टिलाइज़र्स या ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स का ज़्यादातर इस्तेमाल करें, जिससे हमारी सॉइल यानी जो मृदा है उसका जो सख्तपना हो गया है, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो गई है, उसमें कमी आए और प्रोडक्शन हमारा इंक्रीज़ हो। और हमारा जो एनपीके रेशियो जो हमारी सॉइल्स का है वो काफ़ी अच्छे से मेंटेन रहे। इसी के अलावा और एक चीज़ हम ये भी कर सकते हैं कि जब आप भी किसी किसान भाई से मिलते हैं तो आप उनको सॉइल टेस्टिंग के बारे में अवश्य ही बताएं। सॉइल टेस्टिंग करने से उनको पता चलता है कि उनकी मिट्टी के अंदर कितनी मात्रा में कोई भी जो पोषक तत्व है वो उपलब्ध है। तो किसान उसी जो हमारे सॉइल हेल्थ कार्ड के रिकमेंडेशन के बेसिस पे या साइंटिस्ट के रिकमेंडेशन के बेसिस पे ही फर्टिलाइज़र अपनी सॉइल के अंदर या उर्वरक जो है खाद है उतना ही डाले, तो एनपीके का जो रेशियो है वो काफ़ी अच्छे से मेंटेन हो सकता है। तो ये इन उर्वरक सब्सिडीज़ का मकसद यही है कि किसानों को थोड़ी सी आर्थिक मदद मिल जाए, जिससे वो भी अपने खेतों के लिए, अपने उत्पादन के लिए उर्वरक खरीद सके। लेकिन आज उसका काफ़ी दुष्परिणाम भी देखने को मिल रहा है। तो आपका इस बारे में क्या राय है, मुझे वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।